नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की सियासत में वहाँ की विधानसभा चुनाव से पहले ही काफ़ी कुछ उठा-पटक देखने को मिल सकता है। और ऐसा भी कहीं देखने को मिल सकता है कि वहाँ के विधानसभा चुनाव होने से पहले वहाँ जो बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार चल रही है एनडीए, वो गिर जाए, जिसे वहाँ पे महायुति नाम दिया गया है, वो सरकार भी गिर जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये गठबंधन वाली सरकार चल रही है, इस गठबंधन में 3 पार्टी है, एक बीजेपी है, एक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है और एक अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है। ये तीनों पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और ये तीनों पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी की जो महाराष्ट्र की कोर कमेटी है, वो अपने बैठक में फैसला लिया कि 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी कम से कम 170-80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो कह दी कि हम 100 सीट से नीचे आएँगे ही नहीं, हम कम से कम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं अजीत पवार जो एनसीपी के प्रमुख हैं, वो पिछले दिनों दिल्ली आए और दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और इस समय वो डिमांड रख दी कि हम कम से कम 70-80 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि 170-80 सीट पर बीजेपी चाह रही है कि हम चुनाव लड़ें। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम 100 प्लस सीट पर लड़ेंगे, 100 से नीचे आएँगे ही नहीं। अजीत पवार कह रहे हैं हम 70-80 सीट से नीचे आएँगे। यानी कि इन तीनों पार्टी के डिमांड को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 350-400 तक पहुँच जाता है। अब महाराष्ट्र में विधानसभा की सीट कितनी है? 288। यानी कि इनमें से किसी की भी तो डिमांड पूरी होगी नहीं। सबको या तो नीचे आना पड़ेगा, अगर कोई इनमें से अपना रुख अपनाते कि नहीं हम तो इतना चाहिए तो चाहिए, हम इससे बिल्कुल ही कम नहीं होंगे तो ये गठबंधन टूटना तय है। जैसे में कि एकनाथ शिंदे कह दिए कि हम किसी भी कीमत में 100 के नीचे नहीं आएँगे। ऐसा ही अगर अजीत पवार कह दिए कि हम किसी भी कीमत में 70 से 80 नीचे नहीं आएँगे। तो यानी 100 एकनाथ शिंदे, 70-80 मान लीजिए अजीत पवार का, तो 180 बीजेपी को, फिर 108 सीट पर लड़ना पड़ेगा और बीजेपी इसके लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। तो यानी कहने का मतलब कि सीट बँटवारे को लेकर के महाराष्ट्र में घमासान छिड़ चुका है एनडीए गुट में। बीजेपी चाह रही है कि हम इतनी सीट पर लड़े, इतना सीट पर लड़े कि हम यहाँ पर सेफ ज़ोन में रहें। अगर मेरी सरकार बनी तो हम सेफ ज़ोन में रहें, हमें मतलब प्रेशर ना झेलना पड़े अलायंस पार्टी का। शिंदे जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना वो चाहती है कि हम इतनी सीट पर लड़े कि मेरा मतलब कि अलायंस वाली पार्टी में मेरा एक मजबूत वर्चस्व हो। और अजीत पवार भी चाह रहे हैं कि हम इतने सीट पर लड़े कि मेरा जो पार्टी का अस्तित्व बचा रहे और हम एक मजबूती के साथ सरकार में रहें। लेकिन इन तीनों पार्टी की डिमांड ही इस गठबंधन को तोड़ सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट तो 288 है, 288 को ही 3 जगह बाँटना है। इन सब की डिमांड को फुलफिल किया जाए तो पहुँच जाता है 300-400 पर। साढ़े 300-400 तो सीट है ही नहीं है, किसी न किसी को तो नीचे आना पड़ेगा या नहीं तो सभी को थोड़ा-थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। अगर सब कुछ-कुछ सीटों कम कर देते हैं, तो फिर ये गठबंधन बच जाएगी। अगर नहीं करते हैं तो फिर ये गठबंधन टूट सकती है और टूटने के संकेत कुछ दिनों से मिलने भी लगे हैं। जब से 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट आए और रिजल्ट वहाँ इंडिया अलायंस के पक्ष में रहा। यानी कहने का मतलब जहाँ एनडीए 2019 के लोकसभा में वहाँ लगभग 48 सीटों में से 41 सीट जीतने में कामयाब रही, क्लीन स्वीप कर दी। वो इस समय मात्र 17 सीट जीत पाई। इसके बावजूद कि शिवसेना उसके साथ, एनसीपी उनके साथ, यानी अजित पवार वाला गुट उनके साथ, एकनाथ शिंदे वाला गुट उनके साथ, फिर भी वो 17 सीटों पर सिमट गई। वहीं इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है जो टूट चुकी है, इनके अलावा शरद पवार वाली एनसीपी है, ये जो है ना इस समय बेहतरीन परफ़ॉर्म की, लगभग 30 सीट जीतने में कामयाब है। तो इसके बाद से ही ये अजीत पवार के गुट वाली जो शिवसेना है, उनके कई जो लीडर हैं, उनमें मतलब कि बगावत का दौर या फूट जैसा दिखने लगा। कई सारे जो लीडर हैं अपनी पार्टी छोड़कर एनसीपी अजीत पवार वाला वो एनसीपी शरद पवार के साथ आने लगे। इस पर जो शरद पवार है ने उसका वेलकम भी किया कि आइए हमारी पार्टी में आपका स्वागत है, घर वापसी कर रहे हैं आप स्वागत है। और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दे दिया कि अगर मेरा भतीजा जो पार्टी को तोड़कर चले गए, फिर से वापसी करना चाहता है घर यानी फिर से एनसीपी में वापस आना चाहता है, तो इस पर हम अकेला फैसला नहीं करेंगे, हमारे पार्टी के सभी लीडर करेंगे। अगर सबकी सहमति होती है, तो फिर वेलकम है, अगर सब लीडर कहेंगे नहीं, तो नहीं। यानी कि ये सियासी गलियारों में कहा जा सकता है कि अजीत पवार के लिए एक सियासत का खिड़की खोल दिया कि आप आ सकते हैं। वहीं कुछ दिनों पहले एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जो भ्रष्टाचार का सरगना है वो है शरद पवार। इस पर अजित पवार गुट के जो एनसीपी है उन्होंने भी नाराजगी जताई कि इस तरह का बयान तर्कसंगत नहीं है। यानी कहने का मतलब कि उनके साथ रहने वाली एनसीपी ही कह रही है कि अमित शाह जी का जो ये बयान है वो तर्कसंगत नहीं है। यानी ये सारी सियासी घटनाक्रम ये बता रही है कि अजीत पवार वाली जो एनसीपी है वो हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले
पलटी मार दे, बीजेपी के साथ गठबंधन छोड़े और फिर अपने चाचा के घर वापसी कर ले। क्योंकि अभी जो हालात वहां देखने को मिल रहे हैं, खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी मतलब कि उम्मीद से भी बदतर परफॉर्म की, एक सीट जीत पाई, मतलब जिसकी उम्मीद शायद एनसीपी को थी ही नहीं कभी, एक सीट जीतने में कामयाब रही। वही शिवसेना एकनाथ शिंदे लगभग 7 सीट जीतने में कामयाब रही, बीजेपी 9 सीट जीतने में कामयाब रही। यानी कहने का मतलब कि जिसकी उम्मीद एनडीए गठबंधन ने कभी की नहीं थी कि हमारा ये हाल होगा, वो हाल देखने को। इसके बाद से ही एकनाथ शिंदे के शिवसेना के भी कई लीडर घर वापसी कर रहे हैं उद्धव गुट में। अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी भी घर वापसी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव है 2-4 महीना में। अगर सही समय पे हम वापसी नहीं किए तो फिर 2024 लोकसभा वाला हाल अगर विधानसभा में हुआ तो फिर हम कहीं के नहीं रहे। इन सबको देखते हुए कई लीडर पलटी मार चुके हैं, मतलब घर वापसी कर चुके हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि अजीत पवार भी पलटी मारे। अजीत पवार पलटी मारेंगे तो फिर महाराष्ट्र में जो एनडीए गुट है उसमें कौन रह जाएंगे, बीजेपी और एकनाथ शिंदे, ये दोनों चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब तक की जो वहाँ सियासत की मूड और वहाँ के जो तमाम सर्वे बता रहे हैं कि इस बार एनडीए को महाराष्ट्र में वापसी करना लगभग इम्पॉसिबल दिख रहा है, लगभग मतलब कि मुश्किल है। वहाँ पर इंडिया अलायंस को बढ़त मिली हुई है, क्योंकि उनके साथ कुछ सिंपैथी भी, सिंपैथी इसलिए है कि वहाँ इंडिया अलायंस में जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे वाला, इसमें पहले 2022 में बीजेपी टूट करवा दी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वहाँ से 37 विधायक निकल लिए पार्टी तोड़कर, और फिर उनकी पार्टी का सिंबल भी छीन लिया, नाम भी छीन लिया। तो ये सिंपैथी उनके साथ है। उसके कुछ ही दिनों बाद एनसीपी जो है उसमें टूट अजीत पवार के नेतृत्व में बीजेपी करवा दी, और 8 विधायक अजीत पवार लेकर बीजेपी के सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद एनसीपी का भी सिंबल, एनसीपी का नाम छीन लिया गया। तो ये सिंपैथी भी उनके साथ है। और इसके अलावा बीजेपी वहाँ सरकार में है, तो सरकार जब बनी रहती है तो सरकार के खिलाफ कुछ नाराजगी तो रहती ही है। तो ये कुछ सियासी घटनाक्रम है। और पहले जो बताया जाता था कि मोदी मैजिक, मतलब मोदी के नाम पे ही लोग वोट देते थे, तो वो मैजिक भी 2024 के चुनाव में फीका दिखा। तो इन सबको देखते हुए तमाम जो सियासी समीकरण है, तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के पक्ष में ही जा रहे हैं। जितने जो नेता होते हैं, जिसे सिर्फ जीतना होता है, वो फौरन पाला बदलना शुरू कर देते हैं। मतलब या तो घर वापसी करना, या तो ये पार्टी छोड़कर वो पार्टी, वो पार्टी छोड़कर वो पार्टी। और वो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। एनसीपी में जितने लोग गए थे ना, उनमें से मैक्सिमम वापस आ गए। अजीत पवार के साथ जो लोग गए पार्टी तोड़ के, उनमें से मैक्सिमम वापस आ रहे हैं। एनसीपी तोड़ और वो शिवसेना तोड़कर भी जो लोग एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गए, वो भी वापस आ रहे हैं। तो ये सब अगर वापस आ रहे हैं और वापस आ जाएंगे तो फिर मतलब कि एनडीए का महाराष्ट्र में 2024 के चुनाव से भी बुरा हाल देखने को मिल सकता है। इन्हीं सबको देखते हुए अजीत पवार अपना मांग बढ़ा चढ़ा कर रख दिए कि हमको इतना चाहिए तो भाई चाहिए। शिवसेना अपना मांग रख दी कि हम 100 के नीचे नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए। अब बीजेपी चाह रही कि हम 180 से नीचे नहीं जाएंगे, 70-180 से, ताकि अगर मेरी सरकार भी बनी, मतलब मुझे वोट मिल भी गया और मैं सरकार में वापसी किया, तो अपनी एक मजबूत दावेदारी रहेगी, अलायंस पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये सबके अपने-अपने सियासी समीकरण है, और इसी सब सियासी समीकरण के कारण महाराष्ट्र की गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन है, वो खतरे में दिखाई दे रहा है। और हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले टूट भी जाए। अगर टूटेगा तो सरकार भी गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये सब कुछ हमें 2-4 महीना में देखने को मिल सकता है। ऐसे आने वाले 2-4 महीने में विधानसभा का चुनाव ही होना है। विधानसभा के चुनाव के परिणाम भी देखना है, और विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेंगे चीफ मिनिस्टर, इन सब का इंतजार सभी को है। क्योंकि ये पहला विधानसभा चुनाव होगा वहाँ 2 पार्टी टूटने के बाद। तो पार्टी टूटने का कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है विधानसभा चुनाव में, किसके पक्ष में लोग जाते हैं। लोकसभा में तो लोग इंडिया के पक्ष में गए, जो पार्टी टूटी उसके पक्ष में गए, तोड़ने वाले के पक्ष में नहीं गए। लेकिन विधानसभा में किसके साथ खड़े होते लोग, ये देखना दिलचस्प होगा। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर